ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासत चरम पर है। नेता लगातार जनता से वादे कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता विपक्षियों पर आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इन सब के बीच टिकट को लेकर भी मारामारी मची हुई है। ऐसे ही एक मामला फिरोजाबाद में सामने आया है। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी की ओर से सदर सीट से अचानक एक और प्रत्याशी आने से बीएसपी में घमासान मच गया। दरअसल बसपा ने सबसे पहले फिरोजाबाद सदर सीट से बबलू सिंह राठौर उर्फ गोल्डी को टिकट दिया था। बसपा ने अचानक से गोल्डी का टिकट काटकर साजिया बेगम को दे दिया। साजिया बेगम ने 3 दिन पहले ही नामांकन किया था। इस बीच बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन गोपनीय तरीके से बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद बसपा में घमासान मच गया। बसपा के दोनों पक्षों के पदाधिकारियों के बीच जिला मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमकर तू-तू-मैं-मैं हो गई। इस बात की जानकारी बसपा प्रमुख मायावती को भी दी गई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने रात के तकरीबन 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया। इसके बाद साजिया बेगम का पर्चा फाइनल किया गया। बता दें कि सदर सीट से बसपा की ओर से एक और प्रत्याशी द्वारा पर्चा दाखिल करने से खलबली मच गई थी। बीते 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 4 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की थी। इसमें तीसरे और चौथे चरण की बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नाम थे। बसपा ने लखीमपुर की 2 सीटों के अलावा कासगंज और पीलीभीत के एक कैंडिडेट का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। तो बहन जी जा चुकी हैं, हेलीकॉप्टर उड़ चुका है उनका लखनऊ के लिए, और तमाम लोग जो भाषण सुनने के लिए आए थे यहाँ पे हैं हमारे साथ। कैसी थी बहन जी का भाषण, कैसा था? बहुत अच्छा बहन जी का भाषण रहा, और बहन जी के भाषण से बहुत ही जोश और खरोश लोगों में पैदा हुआ है। मैं मथुरा से आया हूँ, मोहम्मद उमर फारूकी मेरा नाम है, मुस्लिम समाज से हूँ। इस बार ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसने नफरत और भय फैलाने का काम किया है, उससे मुक्ति चाहती है। कौन सी बात अच्छी लगी आपको? बहन जी की बात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी को साथ लेकर चलने की बात अच्छी लगी। बहन जी का शासन भी हमने देखा, गुंडागिर्दी नहीं होती थी, कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित बहन जी ने किया और सबको रोजगार दिया। विकास के मामले में तो मैं स्वयं मथुरा से हूँ, बहन जी ने बहुत बड़ा पैकेज मथुरा को दिया, गोवर्धन को दिया, बहुत काम कराए। और कुछ लोग हैं, कैसी आज बहन जी की जो रैली थी है ना, हाँ, उसमें बहन जी ने जो कहा, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी? बहन जी की सारी बातें अच्छी लगीं। विशेष करके बहन जी ने कानून लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो अपनी वक्तव्य रखा, सबसे बढ़िया, और सर्वजन हिताय सुखाय के बारे में उन्होंने बात की, सबसे बेहतरीन। और आगरा में 9 विधानसभाएं, मैं आगरा छावनी में निवास करता हूँ। आगरा छावनी और बड़े बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, डॉक्टर भारतेंद्र अरोड़ जी, और 9 विधानसभाओं पे लगभग हम जीत की हो रहे हैं। जी आप बताएं सर। जी उतार लूँ? हाँ, जी बताएं। ऐसा है, जो बहन जी के भाषण में रहस्य है, तो वो कहीं न कहीं सरकार को बनाने की है। जैसे उन्होंने सर्व समाज के लिए कहा है, ये नहीं कि एक दलित या अल्पसंख्यक या किसी समुदाय के लिए कहा हो। उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो बाबा साहब के आधार पर मानवर काशीराम जी के विचारों से, उन्हीं के जो विचार हैं उन्हीं पे वो काम कर रही हैं। और जहाँ तक है, हमें उम्मीद है भगवान बौद्ध की कृपा से वो इस वर्ष 2022 में अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि हमें सभी समाज का, सभी वर्ग का, चाहे ठाकुर वर्ग हो, चाहे पंडित वर्ग हो,
चाहे SC में जैसे सब समाज आती है और अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी सब समाज का वोट मिल रहा है और सबका सहयोग मिल रहा है। आपने यहाँ जो जन सैलाब देखा है तो वो सिर्फ बहन जी का प्यार और बसपा की तरफ रुख करने का है। और इस शासन में जो प्रजा को परेशानी हुई है, कोई रोजगार नहीं, बहनों के साथ में बेटियों के साथ में जो कांड हुए उनके बारे में सबका ध्यान बांटते हुए बहन जी की सरकार इस बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है। उनका लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और एक और आगरा में बड़े मजे की बात है कि 9 की 9 विधानसभा उत्तर विधानसभा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। माननीय शब्बीर अब्बास जी को जो टिकट दिया है वो इतने ताकतवर प्रत्याशी हैं, सर्व समाज में उनकी पकड़ है और उत्तर प्रदेश इतिहास कायम करने जा रहे हैं। उत्तर विधानसभा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। तो मतलब सभी सीटों पे कैंडिडेट मजबूत उतरे हैं। मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल। आगरा की 9 विधानसभाओं में, आगरा मंडल के 23 विधानसभा में मजबूत प्रत्याशी सब समाज का ध्यान रखते हुए माननीय बहन जी ने टिकट वितरण किया है। आगरा का मजबूत है और इस तैयारी बिल्कुल बम्बत से 9 की 9 सीटें बहन मायावती को ही आई। उसमें एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है, उसमें सभी वर्ग की, ये नहीं कि मतलब SC में जैसे जाटव समुदाय हो या सभी वर्ग के कैंडिडेटों को टिकट दिया है। इसलिए बहन जी इस बार जीतेंगे और सर्व समाज के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे। फुल बहुमत पे बहन जी हमारी बुआ जी लगती हैं। फुल बहुमत पे सरकार बनेगी उनकी। तो आज आगरे की रैली के बाद लोगों में उत्साह है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग फिर से एक बार जोश खरोश से बहुजन समाज पार्टी को जिताने में लग गए हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित स्तर। मेरा नाम नरेश व्यास है, मंडल संयोजक बहुजन समाज पार्टी आगरा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव का आगाज हो गया है और आगरा जो दलितों की राजधानी कही जाती है, परम आदरणीय बहन मायावती जी ने यहीं से आज प्रथम रैली का आगाज़ किया है और अपने कार्यकर्ताओं और सभी समाज में संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करती है। पिछली सरकारों ने जो लोगों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनदेखी करी है, लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उन सभी का दर्द आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो जिन जिन क्षेत्रों से हम पिछड़े हैं उन सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। जी, आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे? आज की जो रैली है वो एक ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत बहन जी आज पैदा करके गई है हर कार्यकर्ता में कि आने वाले 10 फरवरी को जब आप उसका विस्फोट देखोगे तो मैं बता रहा हूँ इस मंडल में सर्वाधिक सीटें हमारी बहन जी के इस उद्बोधन के बाद हम लोगों में इतनी एनर्जी आ गई, हम इतने एनर्जेटिक हो गए कि सारी सीटें हम जीतेंगे। उसका एक कारण है कि पिछली सरकारों ने, जो पीछे सरकार गई हैं, उन्होंने इतने जघन्य कार्य किए हैं कि अब मैं बता नहीं सकता। आप सोच सकते हो दिल्ली और बॉर्डर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो जब कोरोना में लोगों को बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को अप्रवासी घोषित कर रही है, जो लोग दिल्ली से आते हैं उन्हें कोसी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। कोसी से अगर आप देखोगे तो कानपुर की टिकट 500 रुपये की है, लेकिन बीजेपी की सरकार के नुमाइंदों ने उसमें भी अवसर ढूंढा और एक एक टिकट को 1500 में बेचने का काम किया। आज वो प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग का हो, आप देख रहे हो किसान आंदोलन कितने दिनों से चल रहा था, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं पसीज पाती है। तो इस समय सब जातियां, जो छोटे पिछड़े वर्ग हैं, वो सब एक हो गए क्योंकि उन्होंने बहन जी का शासन देखा है। और बहन जी के शासन की एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसकी चप्पल टूटी होंगी, जिसके कपड़े फटे होंगे, वो अगर एक SSP और DM के ऑफिस में जाता है तो तुरंत अधिकारी खड़ा होकर उसको उस समय निपटारा करते था। आज गांव की गांव चले जाओ, एक दरोगा मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा है हाथरस कांड और कितने जघन्य जितने भी कांड हुए, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमें आगरा में, और कहते हैं कि किसी जगह का राजनीतिक विश्लेषण करना हो तो वहाँ के अखबारों को पढ़ लो, और अखबार एक ऐसी चीज़ है आज भी जहाँ से तमाम गांव से रिपोर्टें आती हैं, छोटे छोटे हिस्सों से रिपोर्टें आती हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और बीते 5 सालों का लेखा जोखा भी अगर किसी के पास होता है तो अखबारों के पास होता है। हमारे साथ अमित कुलश्रेष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला में, और आगरा में आगरा की राजनीति को और सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से देख रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका।
आगरा में आज बहन जी की रैली थी, आप भी कवर करने आए थे। आगरा में 9 सीटें हैं विधानसभा की, कैसे देखते हैं आगरा का चुनाव किस तरफ जा रहा है, किसके बीच मुकाबला? आगरा में जो 9 सीटें हैं इन पर शुरू से ही, आज से नहीं, जब से बसपा उदय में आई है, 89 में बीएसपी ने पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद उसका उद्भव होता चला गया और 2007 और 2012 में वो बिल्कुल पीक पर थी। एक पिछले चुनाव को छोड़ दें जिसमें 9 की 9 सीटें हारी थी, लेकिन ये आगरा शुरू से ही दलितों की राजधानी रहा और यहाँ बसपा हमेशा से प्रभावी रही है। बसपा यहाँ अभी भी 9 में से, ये मेरा खुद का आकलन है कि 9 में से 8 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी बड़ी अच्छी स्थिति में है और वो वही मुकाबले में रहेंगे। भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों के बीच में ही मुकाबला है। बहुत कम सीट ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अदरवाइज ये आमने सामने की फाइट में बीएसपी है। जो बीएसपी का जो कैडर वोट बैंक है वो अभी भी जुटा हुआ है और जो प्रत्याशी जिस ढंग से उतारे गए हैं, अगर वो अपनी 7 लोगों को लेकर के आते हैं तो वो एक कड़ा मुकाबला देने में सक्षम साबित है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? पिछले 2007-2012 में बीएसपी निश्चित तौर पे मजबूत स्थिति में थी, आपको पता है। इस बार 9 सीटें बीजेपी के पास है, पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या बदला है कि बीएसपी फिर से लड़ाई में बहुत मजबूत स्थिति में? नहीं, बसपा पिछली बार भी मुख्य लड़ाई में थी, लेकिन जो लहर थी पिछली बार उसका असर पड़ा। हालांकि बीएसपी का जो कमिटेड वोटर है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये अलग बात है कि जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उनके वोट प्रतिशत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। आप 2012 की और 2017 के वोट प्रतिशत की तुलना करेंगे तो आपको उतना ही पाएंगे। वही स्थिति इस चुनाव में भी है कि वो वोटर अपने साथ दूसरे जातियों को जोड़ रहा है, कितने लोगों को ला रहा है। बीएसपी का वोट बैंक तो वहीं सेट है, 12 में भी था, 17 में भी था और शायद 22 में भी वही रहेगा। बाकी लोगों को जोड़ने वाली बात है, आप प्रतिशत से आप मुकाबला करेंगे। तो जोड़ पा रही है बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं या फिर बीएसपी का जिस तरीके से कैंपेन है, आपको लग रहा है कि लोग वोट जुड़ रहे हैं? जाहिर तौर पे जो आज बसपा अध्यक्ष की रैली हुई है उसका असर पड़ेगा। इस बार और पिछली बार में एक फ़ायदा ये है कि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी वोट बहुत था जो प्रत्याशियों के खिलाफ भी था, कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज़ रहे। इस बार सारे नए चेहरे हैं, जो बीएसपी के लोग थे वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल नए चेहरों के साथ पार्टी उतरी है। तो बिल्कुल नए आदमी के साथ किसी का ना दुराव है ना कोई आपत्ति उसके साथ है। अब वो लोगों के व्यवहार पर, उन लोगों के, चूँकि कोरोना काल है, उनकी बाध्यताएं सीमित है, वो कितने लोगों तक पहुंचते अपनी बात को कह पाएंगे, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। कैंडिडेट 9 कैंडिडेट को अपने करीब से देखा होगा, उनकी राजनीति को देखा होगा, क्या लगता है वो कैंडिडेट को लेके बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो बेहतर है? बीएसपी शुरू से जो राजनीतिक क्षेत्र है उसका एक स्कूल रहा है। आप इस समय भी आगरा में जितने प्रमुख प्रत्याशी हैं उनको देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर बसपा के निकले हुए प्रत्याशी हैं, चाहे वो सपा के हों चाहे वो भाजपा के हों। पूर्व विधायक सारे बसपा छोड़ के जा चुके हैं, उनको भी कभी न कभी पहली बार जो टिकट मिला वो बसपा से मिला। नेता उनका बसपा ने बनाया? हाँ, उनको नेता बसपा ने बनाया। पहली बार जो चेहरा बना वो उन्हीं की वजह से बने। तो अब फिर से एक नए चेहरों पे दांव खेला गया है। तो नए चेहरों के साथ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता। तो बस वही है कि वो अपने आप को कितना प्रचारित कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तो कमी शायद उन्हीं की रहेगी। तो निश्चित तौर पे जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि 9 सीटों पे बीएसपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, मजबूत टक्कर दे रही है और 8 में से जब 9 सीटों पे बीएसपी कड़ी टक्कर दे रही है तो आगरा में एक बार फिर से अगर 2007 और 2012 की स्थिति में बीएसपी पहुंच जाए और उतनी सीटें जीत के ले आए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अमित कुलश्रेष्ठ जी थे वरिष्ठ पत्रकार और जिस तरीके से उन्होंने आकलन किया आगरा के 9 सीटों का, और उनका कहना है कि 9 में से 8 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी काफ़ी कड़ी टक्कर में है और वो जीत सकती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगरा में आज बहन जी की रैली हुई और जिस तरीके से उन्होंने एक अलग अंदाज में इस रैली को संबोधित किया और जिस तरीके से कई दफ़ा तालियां बजी, उससे आगरा के लोगों का मूड समझा जा सकता है। और अगर फिर से एक बार 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 2007 और 2012 की तरह करिश्मा कर पाती है और 9 में से जैसे कि 8 सीटें कह रहे हैं कि जीतने की बात हो रही है और पहले 9 में से 6 सीटें जीती थी, अगर फिर से वो करिश्मा दोहरा पाती है तो ऐसा संभव होता दिख रहा है। आगरा से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।
गोरखपुर में विधायकी का चुनाव लड़ रहे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने गोरखपुर के एसएसपी को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने एसएसपी विपिन टांडा को तुरंत हटाने की मांग की है। इसके अलावा सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह और इंस्पेक्टर गोरखनाथ मनोज सिंह को भी हटाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। गोरखपुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन अधिकारियों को यहां से हटाना जरूरी बताया है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि डॉक्टर विपिन टांडा की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, क्योंकि वे स्वयं यहां से विधानसभा प्रत्याशी हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलिक के दामाद हैं। इनका बीजेपी के प्रति निजी लगाव भी है। यहाँ मुख्यमंत्री के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, इसलिए उनके चहेते अफसर हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने मनीष गुप्ता हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि टांडा मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों में से एक हैं। कुछ समय पूर्व मनीष गुप्ता हत्याकांड में भी उनकी कार्यशैली संदिग्ध रही है। मृतक की पत्नी को केस न दर्ज कराने हिदायत देते हुए सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी सामने आया था, ताकि योगी सरकार की किरकिरी ना हो। चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है कि बीजेपी व मुख्यमंत्री को लाभ पहुंचाने के लिए ही उनकी जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को उनके विधानसभा में नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर ने पत्र में जिक्र किया है कि सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह और इंस्पेक्टर गोरखनाथ मनोज सिंह बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आयोग से सिफारिश की है कि इन अधिकारियों की कार्यशैली संदिग्ध और एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।